नेक्स्ट टॉपिक आ रहा बच्चों, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम को हम लोग पढ़े तो हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को खुश करने के लिए समय समय पर विभिन्न अधिनियम पारित किए, लेकिन स्वराज्य कहीं नहीं दिया बच्चों। मैं आपको एक बच्चों एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास बहुत सुंदर एक गुलाब का पुष्प है। बच्चे सोचते हैं सर ने आगे क्या हमारे लिए लाए हो, लेकिन मैं उसकी खुशबू ही नहीं देता हूं, मैं मेरे पॉकेट में डाल लेता हूं केवल दिखाने के लिए। ब्रिटिश सरकार ने हमेशा शाइनिंग फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से अच्छे अच्छे अधिनियम दिए, एक्ट दिए, धाराएं दी, लेकिन कहा भारतीयों को शासन मत दो। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत बच्चों ब्रिटिश सरकार ने जो 1909 और 1919 का अधिनियम दिया, उसके बावजूद भी भारत के अंतर्गत जो है, आपको मैं बताऊं, स्वतंत्रता के लिए जन जागृति पैदा होने लगी और भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने 1920 के अंतर्गत, क्योंकि 1919 के एक्ट के पश्चात आप लोगों ने देखा होगा 1919 के अंतर्गत जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 के अंतर्गत ही रॉलेट एक्ट काला कानून आ गया। 1920 के अंतर्गत असहयोग आंदोलन हुआ। 1922 के अंतर्गत चोरा चोरी कांड हुआ। 1927 के अंतर्गत साइमन गो बैक। 1930 के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। 1931 के अंतर्गत गोलमेज सम्मेलन चला। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को खुश करने के लिए समय समय पर विभिन्न वार्ताएं, योजनाएं पारित की, लेकिन भारतीय लोग खुश नहीं हुए और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को खुश करने के लिए 1935 का अधिनियम दिया। इस अधिनियम के पारित होने के पीछे कारण क्या है, अगर अपन अध्ययन करें तो आप लोग देखेंगे बच्चों, नंबर 1 आता है 1919 के अधिनियम के प्रति असंतोष। क्योंकि जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो फूट डालने वाली थी और परिणाम स्वरूप भारत के लोग खुश नहीं थे। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि 1919 के जो अधिनियम है वो द्वैध शासन प्रणाली के परिणाम स्वरूप मूल रूप से वो अव्यवहारिक एवं असंवैधानिक मूल रूप से होने लगी। नंबर 2 था पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन या संसदीय सरकार की स्थापना न करना। भारतीय जनता लंबे समय से मांग कर रही थी कि भारत में ब्रिटेन की भांति पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्थापना होनी चाहिए, परंतु 1919 के अधिनियम के अंतर्गत कहीं पर भी जो है ब्रिटिश जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्थापना नहीं कर सके। नंबर 3 था रॉलेट एक्ट, काला कानून। न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और उसकी सिफारिशों के आधार पर यह अधिनियम पारित हुआ, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए हुए मुकदमा चलाकर गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो है इसका घोर विरोध हुआ। नंबर 4
प्रतिरक्षा अधिनियम। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अपने नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से एक प्रतिरक्षा अधिनियम पारित किया, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा हो जो राष्ट्रीय एकता को खतरा हो रहा हो, उसे बंदी बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत लोगों ने उसका घोर विरोध किया और उसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को शांत करने के लिए 1935 का अधिनियम पारित करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग से तात्पर्य यह है कि भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 के अंतर्गत, तो महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से असहयोग आंदोलन किया और ये असहयोग आंदोलन 1935 के अधिनियम के नींव के रूप में कार्य करने लगा। नेक्स्ट आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैंने आपको बताया था 1930 में एक आयोग बना और 1927 में ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर जो है एक आयोग का गठन किया। ऐसी स्थिति के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यानी कि द्वैत शासन प्रणाली का विरोध करने लगा और इसका परिणाम हुआ 1931 के अंतर्गत गांधी इरविन समझौता हुआ। और इस गांधी इरविन समझौता में जो है आपको मैं बताऊं 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है 1919 के अधिनियम की असफलता के परिणाम स्वरूप और इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप 1935 के अधिनियम की नींव रखी गई थी। 1935 के हम लोग अगर प्रमुख लक्षण और विशेषताओं का अध्ययन करें तो सबसे पहले आता है 1935 के अधिनियम का प्रांतीय स्वायत्तता। नंबर 1 पर अगर अपन बात करेंगे तो वो आता है प्रांतीय स्वायत्तता। नंबर 1, 1919 में जो प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, अब 1935 के अधिनियम में प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई थी। नंबर 1। नंबर 2, अखिल भारतीय संघ ICS, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ का तात्पर्य यह था कि इस अधिनियम के अंतर्गत 11 ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों, 6 चीफ गवर्नर प्रांतों तथा 600 देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया गया था। और यह संघ मूल रूप से हम लोग देखते हैं जिसमें ब्रिटिश प्रांत और शामिल किए गए थे और इस तरह से एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया था 1935 अधिनियम के अंतर्गत। नंबर 3, केंद्र में दोहरा शासन। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी और जो दोहरा शासन था वो केंद्र में दोहरे शासन की स्थापना की गई थी। और इसके अंतर्गत इस बात को महत्व दिया गया था रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों के अंतर्गत जो थे 59 विषय और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत अगर अपन अध्ययन करें तो मूल रूप से इसके अंतर्गत जो है 54 विषय शामिल किए गए थे। ये इसके पीछे मूल उद्देश्य ये था कि भारत के अंतर्गत जो है इसकी केंद्र के अंतर्गत सरकार को मजबूत किया जाए, लेकिन कुछ विषय जनता को दे दिया जाए ताकि शांति बनी रहे। नंबर 5 पर आता है रक्षा कवच तथा संरक्षण। 1935 के अधिनियम में अल्पमत या जो अन्य वर्ग हैं उनको रक्षा कवच और संरक्षण के रूप में जो है
अल्पसंख्यक लोग हैं उनको मतलब मूल रूप से कुछ अन्य वर्गों को जो है व्यवस्था की गई थी ताकि वे अपना विकास कर सके, अपना जो है संरक्षण कर सके। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटेन के संसद की सर्वोच्चता जो की त्यों बनी रही, उसमें कोई कमी नहीं हुई और ने वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट आता संघीय न्यायालय। 1935 के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, जिसकी 2 इकाइयां जो है केंद्रीय प्रांत तथा देशी रियासतें, और उनमें उठने वाले विवादों के लिए एक भारत के ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बल्कि इसके विरुद्ध अगर कोई आवाज होती तो वो प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। तो भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, किसमें? 1935 के अधिनियम के। नंबर 6 आता है, जो पॉइंट आ रहा है वो है विधान मंडलों में मताधिकार का विस्तार। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो प्रांतों की जनता 10% मतदान करती थी, वो केंद्रीय और विधानसभा के अंतर्गत जो है मताधिकार का विस्तार किया गया था। और अब जो है केंद्र और राज्यों के अंतर्गत जो है मूल रूप से जो संख्या 205 थी, उसको उस 205 को इन्होंने अब 1935 के अंतर्गत 375 कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है विषयों का बंटवारा। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 3 सूचियों का निर्माण हुआ, और 3 सूचियां क्या थी? केंद्रीय सूची 59, प्रांतीय सूची 54 और समवर्ती सूची, उसके अंतर्गत जो है बच्चों 36 विषय शामिल किए गए थे, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो है सूचियों के अंतर्गत विषयों का पूर्णतया विभाजन कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है भारत परिषद की समाप्ति। जो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद जो स्थापना की गई थी, मूल रूप से वो काम तो 1958 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत काम कर रही थी, जो आपको गवर्नर जनरल की विशेष सलाहकार बनी हुई थी और जिनकी नियुक्ति 6 और +3 9 सदस्य गवर्नर जनरल के सलाहकार के लिए होते थे भारत सचिव के रूप में, उसे 1935 के अधिनियम में पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है भारत सचिव के नियंत्रण में कमी। 1935 के अधिनियम में भारत सचिव जो एजेंट के रूप में कार्य करता था, दलाल के रूप में के ब्रिटिश सरकार और भारत के बीच में, उस एजेंट को समाप्त कर दिया गया था। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि रक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत जो मूल था वो नियंत्रण कम कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को कायम रखना। देखिए अंग्रेजों की मूल नीति थी, अंतिम समय तक मैं आपको बताऊं, आगे आएगा जब भारत आजाद हुआ तब भी उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपना मूल मंत्र था, और उस मूल मंत्र के द्वारा ही उन्होंने सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का पुनः खूब प्रचार प्रसार करके विस्तार किया गया था। नेक्स्ट आता है बर्मा बरार अदन से संबंधित निर्णय। बर्मा अदन बरार जो है भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश के अधीन कर दिए गए थे। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि शासन जो है वो ब्रिटेन के कंट्रोल से उनको संचालित होता था। और लास्ट 1935 का जो अधिनियम है गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियां, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत बच्चों गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं विशेष रूप से वो ज्यों की त्यों बनी गई और उनकी वे शक्तियों में वृद्धि हुई थी, कमी नहीं हुई थी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग 1919 के अधिनियम की बात करें तो 1919 का अधिनियम जो है मूल रूप से भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है एक मील का पत्थर साबित हुआ। और डीडी बसु ने तो यहाँ तक कहा है
कि जो भारत का वर्तमान संविधान है उसमें 75% जो भाग है वो 1919 के अधिनियम से लिया गया है। तो 1919 का अधिनियम भारत को स्वतंत्रता दिलाने के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों इस आ रहा है फर्स्ट यूनिट का, वो है अपना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं राजनीतिक विकास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं राजनीतिक विकास। देखिए बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं राजनीतिक विकास के बारे में हम लोग अध्ययन करें तो 1935 से लेकर के 1900 हम लोग बात करेंगे आपके 1947 तक, देश की आजादी तक। तो 1919 से 35 से लेकर के 1947 की अगर अपन बात करें तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1939 से आपको मैं बता दूं 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और ब्रिटेन का सूर्य जो उदय हुआ वो अस्त हो रहा था। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है भारतीयों में जन जागृति पैदा हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध मोर्चा खोल चुका था और युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध भारत को भी शामिल करने की घोषणा कर दी। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बताऊं इंग्लैंड की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी और सबसे पहले उन्होंने जो बात कही थी वो ये था कि क्रिप्स प्रस्ताव की बात करें तो ये देखिए क्रिप्स प्रस्ताव 1942। क्रिप्स प्रस्ताव की अगर अपन बात करें तो आपको मैं बताऊं कि भारत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को खुश करने के लिए और स्वराज्य देने के लिए एक तुरूप का पत्ता चला कि इधर हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं, उधर वो स्वतंत्रता के लिए ऐलान कर रहे हैं, जन जागृति पैदा हो रही है, जगह जगह विरोध हो रहा है। 1935 का अधिनियम भी भारतीयों को खुश नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीयों को एक योजना प्रस्ताव भेजा जिसे हम लोग कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। उसमें उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा है, संविधान की रचना है, जो युद्ध के पश्चात निर्णय हैं वो सब हम बैठ करके कर लेंगे युद्ध के पश्चात। तो उन्होंने जो संविधान की शर्तें थी, जो रचना थी, उसके बारे में उन्होंने रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। तो ये किस प्रस्ताव जो है मूल रूप से भारत के लिए एक योजना लेकर के आया था स्वतंत्रता के लिए। इसी दौरान आपको मैं बता दूं कि 1942 के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार से दुखी होकर के भारत के अंतर्गत जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। और मूल रूप से ये भारत छोड़ो आंदोलन इस बात पर बल दे रहा था कि हमें अब आजादी चाहिए, हम ब्रिटिश सरकार की गुलामी में अपना विकास नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित कर और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। उधर ब्रिटिश सरकार दूसरा युद्ध कर रही थी और ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो मूल कारण था वो ये था कि ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीतियों से भारतीय दुखी होकर के भारत छोड़ो आंदोलन करने लगे। तो इस आंदोलन के अंतर्गत हड़ताल है, धरना है, प्रदर्शन है, सार्वजनिक सभाएं हैं, नमक बनाने पर लगान नहीं देना, ऐसी बातें करने लगे
और उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को जो ताज है, ब्रिटिश सरकार का जो सिंहासन है, वो हिलने लगा। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1945 के अंतर्गत वेवेल योजना दी। वेवेल योजना 1945। वेवेल योजना क्या थी? लॉर्ड वेवेल था। 1943 के अंतर्गत भारत के अंतर्गत जो है नया वाइसराय आया था, उसका नाम था लॉर्ड वेवेल। ये लॉर्ड वेवेल ने पदभार ग्रहण किया, तब उन्होंने कहा कि वे भारत के लिए अद्भुत भेंटों का पिटारा लेकर के आया है। यूं मतलब एक बहुत बड़ा थैला लेकर के आया है। और इस समय ब्रिटेन की आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत अधिक बच्चों खराब हो चुकी थी और परिणाम स्वरूप भारत पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहा था, क्योंकि 1942 के अंतर्गत मोहनदास करमचंद गांधी ने भी कह दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो। वेवेल भारत आया, स्वराज्य की मांग बढ़ने लगी और परिणाम स्वरूप नए वाइसराय ने महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की, कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया और परिणाम स्वरूप जो है भारत के अंतर्गत जो बच्चों मूल रूप से स्थिति जो बनी हुई थी वो ये थी कि हमें आज़ादी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और परिणाम स्वरूप जो है भारतीयों ने जो वाइसराय था, वाइसराय वह भारत सचिव के जो नियंत्रण थे वो कम कर दिए गए थे। उसके पश्चात भारत के इतिहास के अंतर्गत जो है मूल रूप से एक हाउस ऑफ कॉमन्स में जो लेबर पार्टी का बहुमत मिला और भारत जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली बने और उस एटली के मंत्रिमंडल के जो प्रमुख सदस्य थे तो वह सब मूल रूप से कैबिनेट के रूप में भारत के अंतर्गत 1946 के अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजना आई। कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन बनी और इस कैबिनेट मिशन को हम लोग कहते हैं कि भारत के संविधान की भावी सिफारिशों का, भावी संविधान संबंधित सिफारिशें करना और इस समस्या का समाधान करने के लिए जो है भारत के अंतर्गत जो है मूल रूप से जो नीतियां बनने लगी वो मूल रूप से भारत के संविधान की भावी योजना का निर्माण हुआ। परिणाम स्वरूप जो कैबिनेट की योजना आई उसके द्वारा भारतीयों में एक राहत महसूस हुई। परिणाम आपको मैं बताऊं कि 24 मार्च 1947 भारत के नए वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, ये नए वाइसराय आए और इन्होंने भारतीयों के अंतर्गत जो है जो विभाजन है, जनमत संग्रह है, पंजाब बंगाल का विभाजन है, संविधान सभा है, देशी रियासतें हैं, इन सब को लेकर के जो है आपस में मिल बैठ करके बिलोचिस्तान की समस्या है, मोहम्मद अली जिन्ना की जो समस्या है, इन सब को लेकर के जो है अपने वाद विवाद करके कैसे करके भारत के अंतर्गत एक स्वतंत्रता और संविधान संबंधित बातों का मूल रूप से निरूपण किया। देश की आजादी बढ़ रही थी, जन जागृति बढ़ रही थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर वेवेल योजना है, कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स योजना है, भारत छोड़ो आंदोलन है और परिस्थितियां ऐसी बनी कि उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और अंततः 1947 के अंतर्गत भारत जो है मूल रूप से स्वतंत्रता की बेड़ियों से आजाद होने लगा और 1947 के अंतर्गत भारत आजाद हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और वाइसराय थे और उस वाइसराय ने भारत को हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि अंग्रेजों की नीति बहुत बढ़िया थी, वोट डालो और राज करो, उस नीति के माध्यम से हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान
दो राष्ट्रों का निर्माण किया और उसका साक्षी बना लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने मूल रूप से 15 अगस्त 1947 को, आज अपन जो बात कर रहे हैं वो 12 अगस्त को कर रहे हैं, कल परसों हमारा जो है 15 अगस्त आज़ाद हो रहा है देश, और उन्होंने आज़ाद कर दिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं अब हमारे सामने समस्या आई, जो मेरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं राजनीतिक विकास। दो राज्यों की स्थापना, लेकिन जो डोमिनियन जो राज्य थे उनका संरक्षण मूल रूप से ब्रिटिश सरकार ने अपने पास में रखा। संविधान सभा का निर्माण हुआ, देशी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई थी, जिस भारत में रहना चाहे तो वो भारत में और पाकिस्तान में रहना चाहे तो पाकिस्तान में, और उसका खामियाजा आज हम अनेक देशी रियासतों के माध्यम से भुगत रहे हैं। दोनों राज्यों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल बनाए गए थे और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश नियंत्रण की समाप्ति हुई। तो मूल रूप से जो है भारत के अंतर्गत हम लोग देखें तो 1947 से 1950 तक का कार्यकाल था, वो संविधान सभा के निर्माण का कार्यकाल था। और लेकिन 1935 से 1947 तक का कार्यकाल बच्चों हम लोग देखें तो यूं मैं कहूं कि भारत की राजनीति में एक तूफान आ गया था, एक सुनामी लहरें, जलजला, जैसे उत्तराखंड में आया ना जलजला, वैसा जलजला आया और ब्रिटिश साम्राज्य के पैर हिलने लगे, जमीन खिसकने लगी। ब्रिटिश साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के अंतर्गत सदा के लिए कब्र में दफन कर दिया गया था और देश आजादी का शंख बजाने लगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन और तीव्र गति से बढ़ा, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा और अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध अंधाधुंध दिन प्रतिदिन संवैधानिक सुधार होने लगे और परिणाम स्वरूप भारत की राजनीति के अंतर्गत एक नया द्वीप प्रज्वलित होने लगा और आज हम लोग कह सकते हैं हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, हमारा देश महान है, ग्रेट इंडिया के हम आज नागरिक हैं। लेकिन इसके लिए उन शहीदों को नमन करना होगा जिन्होंने उनका लिए बलिदान किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि भारत ब्रिटिश सरकार के जो मैंने आपको पढ़ाया भारत शासन अधिनियम 1919, 1935 एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन राजनीतिक विकास 1935 से 1947 तक, जिसके माध्यम से हमें आजादी प्राप्त हुई। थैंक यू।